स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे दलित मूवमेंट के बारे में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम बहुत सारे जो दलित मूवमेंट को राइज करने वाले थे, जैसे भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, उनके बारे में पढ़ चुके थे। दलित पैंथर मूवमेंट इसी से रिलेटेड है, मतलब इसकी ही कड़ी में आगे बढ़ाने वाला स्टेप है। Dalit Panther was an assertive identity of Dalit graduates living in city slums। ये जो आंदोलन था ये महाराष्ट्र के सिटी स्लम्स, महाराष्ट्र में, मुंबई में वो बच्चे जो ग्रेजुएट्स थे, मतलब जिन्होंने बीए पास की हुई थी, लेकिन अब भी वो सिटी स्लम्स में रह रहे थे, झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे थे। दलित पैंथर वाज ए मिलिटेंट। देखो, कई तरह के मूवमेंट होते हैं, कुछ शांतिपूर्वक होते हैं, कुछ मिलिटेंट होते हैं। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो हथियार उठाने से भी नहीं चूकते, उनमें विश्वास करते हैं कि लड़ाई से भी उनकी स्थिति सुधारी जा सकती है। वाज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित यूथ फॉर्म्ड इन 1972 इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये बना था, दलित यूथ से रिलेटेड था और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। ये डेट्स वगैरह सारी याद कर लेना, क्योंकि ये कई बार आपके छोटे क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछी जाती है। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा दलित हैव नॉर्मली बीन फाइटिंग अगेंस्ट कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी एंड मटेरियल इनजस्टिस दैट दे हैव फेस्ड इन स्पाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। और बात क्या थी, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान में ये प्रॉपर प्रोविजन किया गया था कि इन जातियों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ किया गया था। जैसे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक कोशिश की गई थी कि जो जाति बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था भारतीय समाज में वो खत्म हो। 1955 में, 1976 में अनटचेबिलिटी एक्ट के द्वारा ये कोशिश की गई कि जो दलित लोग थे उन पर अत्याचार ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी इनजस्टिस जो है वो समाज में अभी तक खत्म नहीं हुआ था। कई बार क्या होता है, कानून तो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं बट उनका इफेक्ट नहीं आता समाज में, और यही दलित समाज के लिए भी था। देयर मेन डिमांड हैज बीन अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। और वो चाहते थे कि जो नौकरियों वगैरह में उनको रिजर्वेशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया या अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ एसटी इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, रिजर्वेशन की प्रावधान है कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, नौकरियों में, प्रमोशन में भी अब तो इनको आरक्षण दिया गया था। तो वो चाहते थे कि जो चीजें हमें दी गई हैं वो मतलब बढ़िया तरीके से, सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, और ताकि हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो सोशल जस्टिस फैलाने वाली हो। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। मैंने बताया था 1976 में एक एक्ट आया था, उसके तहत भारत में छुआछूत की जो प्रॉब्लम थी कि लोगों को अछूत समझा जाता था, उन्हें कुओं तालाबों से पानी नहीं भरने दिया जाता था, वो चीजें खत्म कर दी थी। और खत्म करने का मतलब ये था, ये पनिशेबल बना दी थी। जो भी व्यक्ति इस चीज में इन्वॉल्व पाया जाता उसको सजा दी जाती। In 1960 and 1970, many laws were passed to make the practice of untouchability punishable. Still, however, social discrimination and violence against the untouchable groups has continued in various ways. उसके बावजूद भी, मतलब कानून ने ये चीजें खत्म कर दी थी, उसके बावजूद भी जो लोग अनटचेबल, सो कॉल्ड अनटचेबल लोग माने जाते थे सोसाइटी में, उनके प्रति जो अत्याचार था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी भी यूं की यूं डिसेबिलिटी चलती आ रही थी। डिसेबिलिटी क्या, डिस्क्रिमिनेशन समाज में चलता आ रहा था। उनके अभी तक प्रॉपर राइट्स नहीं मिले हुए थे, अभी तक समाज के द्वारा उन्हें स्वीकारा नहीं गया था। उनको गांव में जैसे सरपंच वगैरह के इलेक्शन होते या MLAs, MPs की इलेक्शन होते, उनमें प्रॉपर वोटिंग नहीं करने दिया जाता था, उनको दबाने की कोशिश की जाती थी। बेसिक कम्युनिटीज, ये आप 70-80 की फिल्मों में बेहतर देख सकते हो, ये चीजें थी। बेसिक कम्युनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर हैज बीन डिनाइड। Worst of all, Dalit women have often been abused and dishonored.
दलित वोमेन्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। दलित हैव फेस्ड कोलेक्टिव एट्रोसाइट्स ओवर माइनर्स, सिंबॉलिक इशू ऑफ कास्ट प्राइड्स। अब दलित बहुत सारी अत्याचार जो है वो सहन कर रहे थे, उनके लिए गलत शब्द यूज किए जाते थे समाज में। लीगल ऑप्शन हैव रिमेन्ड इनसफिशिएंट। अब लीगली तो था कि पनिशेबल था, लेकिन मतलब मान लो किसी ने डिसरिस्पेक्टिव वर्ड्स कहे हैं, कहाँ से वो गवाह लेकर आए, किस तरह से, इस तरह से 79 में एक एक्ट बना, फिर बहुत ज़बरदस्त एक्ट आया और उसके तहत जो एक ऐसी कोशिश की गई कि इन पर अत्याचार कम हो। कोशिश की गई कि जो गलत वर्ड यूज करता है इनको नीचा दिखाने के लिए उसको सजा दी जाए, उसकी बेल भी ना हो, जमानत भी ना हो। बाकी हर कानून का एक नुकसान भी होता है, फिर इससे दलितों ने इसका गलत यूज करना शुरू कर दिया। फिर लीगल ऑप्शन हैव रिमेन्ड इनसफिशिएंट टू एंड सोशियो इकोनॉमिक अपोजिशन ऑफ दलित। लेकिन जो दलितों के प्रति सोशियो आर्थिक सामाजिक रूप से जो गलत व्यवहार होता वो खत्म नहीं हुआ था और लीगल तरीके से वो खत्म भी नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ लीगल प्रक्रिया जो बड़ी महंगी है। वकील करो, कोर्ट में जाओ, लंबे लंबे केस लड़ो, उसके बाद रिजल्ट नहीं आते, सुनवाई नहीं होती। उस दिन में बाहर उनके साथ टॉर्चर किया जाता है, उनसे धमकाया जाता है। कोई जो बड़े लेवल के लोग होते हैं, हाई स्टेटस के लोग, उनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल आती है। फर्दर पॉलिटिकल पार्टी स्पोर्ट्स बाई दलित लाइक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियों को लगने लगा कि यहाँ हमारे वोट हमें मिल सकते हैं। देखो यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत थी 80s तक, तो 70s तक में लगाओ कि कांग्रेस बहुत मजबूत थी, तो दूसरी पार्टियों को अभी मौका नहीं मिल रहा था राजनीति में आने का। तो एक उनकी नज़र ऐसी समूह पे जा रही थी समाज में जो जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे वो वोट प्राप्त कर सकते हैं। और उनमें एक उनको दलित, मुस्लिम्स, ओबीसी, बैकवर्ड्स क्लास, ऐसी क्लास नज़र आई पॉलिटिकल पार्टियों को, जिनकी समस्याओं को उठाकर वो रेज करके उनके साथ लग के उनके वोट हासिल कर सकते हैं, उनकी सहमति प्राप्त करके। तो इस तरह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आई। ये भीमराव अंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी थी भाई, लास्ट दिनों में वो बनाई थी उन्होंने। लेकिन ये इलेक्टोरियल पॉलिटिक्स थी, उसमें ये फेल हो गई पार्टी। दिस पार्टी हैव रिमेन्ड marginalized and have always allied with some other parties to win election. As a consequence, Dalit Panther reported to mass action for assertive of Dalit rights. उसके बाद एक्टिविटीज ऑफ दलित के प्रति क्या एक्टिविटीज थी? नामदेव के बारे में आप कल पढ़ चुके हो। दलित पैंथर एक्टिविटीज रेसिस्ट एस्ट्रोसाइड्स अगेंस्ट दलित इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काफी दलितों के प्रति अत्याचार हो रहे थे, तो दलित पैंथर इसकी एक्टिविटीज उनका विरोध करने के लिए थी। देयर कलेक्शन रेजिस्टेंस ओवर द इशू ऑफ एस्ट्रोसाइड्स अगेंस्ट दलित लेड द गवर्नमेंट टू पास ए बिल इन 89। मैंने शायद 79 बोल दिया, लेकिन ये 89 में बिल पास हुआ था। इसके दबाव में जब चारों ओर से प्रेशर पड़ने लगा, 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, जो खुद ही एक कोलैबोरेशन पे, कोएलिशन पे चल रही थी। तो दलितों की समस्या को देखते हुए एक एक्ट पास हुआ 89 में, और इसमें रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट ऑफ सच एंड इविल प्रैक्टिस। और ये जो भी बुरी प्रैक्टिसेस थी दलितों के खिलाफ कि उनको कूड़ा ही उठाना है या जो भी है, जो आप समाज में देखते हो, आप नहीं देखा होगा, लेकिन 20-25 साल पहले बहुत चीजें ये थी। उसके लिए सजा घोषित कर दी कि अगर ऐसी चीजें होंगी समाज में, दलितों के खिलाफ उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, उनको टॉर्चर किया जाएगा, उनके खिलाफ अत्याचार किया जाएगा, या ऐसी कोई बीमारियां, बुराइयां जो सदियों से परंपराएं चल रही हैं, जैसे कई जगह शूद्र पांव धोते हैं, पांव में धोके जजमान का पानी पीते हैं, तो इस तरह की जो गलत तरह के ट्रेडिशंस हैं उनको खत्म किया गया। The broader ideological agenda of Panther has been to destroy the caste system
and build an organization of all oppressed section like the landless, poor peasant and urban industrialization worker along the Dalits। और आपको पता ही है जब चीजें चलती तो एक समस्या को लेकर हैं, लेकिन धीरे धीरे दूसरे लोग उसमें जुड़ जाते हैं, दूसरों की समस्याएं जुड़ जाती हैं, तो साथ में दलितों के साथ वो लोग भी आ गए जो लैंडलेस पुअर पीजेंट थे, मतलब जिनके पास जमीन नहीं थी लेकिन किसान थे, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे जो शहरों में काम कर रहे थे, लेकिन उनका भी तकरीबन जो है लगातार शोषण होता रहता था। The movement provide a platform for Dalit educated youth to use their creativity as a protest activities. Dalit writer have time again protest against the brutality of caste system in their literary work and autobiography published during this period. जो यूथ थे, ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने देखा कि ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, लैंडलेस पीपल हैं, पीजेंट भी हमारे साथ हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी हमारे साथ हैं, और साथ साथ में दलित भी हमारे साथ हैं। उसके साथ साथ एक बड़ी चीजें जो है वो बड़ा सपोर्ट दिया राइटर्स ने जो दलितों के लिए लिखते थे, जैसे राम नामदेव दैसल वगैरह थे, और जिन्होंने अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी और किताबें पब्लिश की कि में हमारे साथ भी ये चीजें हुई इस पीरियड में। और साहित्य से बड़ा असर पड़ता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी साहित्य ने एक बड़ी भूमिका निभाई। तो इस तरह की चीजें होती हैं तो साहित्य एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, लोगों के सामने पेश करता है कि समस्याएं क्या हैं। These work portrayed the life experience of most downtrodden social section of Indian society। और इन वर्क्स में जो राइटर्स के द्वारा लिखे गए वो जो भारत में एक ऐसा सेक्शन जो पद दलित है उनके जीवन के बारे में बताया गया। When they were published there sent shocks waves in Marathi literary world। Their literature has been broad-based, representing different social section and initiating conservative in culture realm। और जब ये चीज़ें प्रकाशित होती मराठी भाषा में तो एक शोक की लहर दौड़ जाती कि इस तरह के अत्याचार एक सोसाइटी के ग्रुप के साथ हमारे देश में हो रहे हैं। इन द पोस्ट इमरजेंसी पीरियड, इमरजेंसी का पीरियड आपको पता है 1975 के काल में सतंतर तक था। उसके बाद दलित पैंथर गोट एम्बोडेड इन इलेक्ट्रोल कंप्रोमाइजेस। अब ये इलेक्शन में शामिल हो गए और इसका रिजल्ट ये रहा कि ये जो ग्रुप था दलित पैंथर ये बहुत ज़्यादा शाखाओं में बट गया। कुछ लोग चाहते थे कि हम इलेक्शन में भाग लें, कुछ लोग नहीं लेना चाहते थे, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी जो बैकवर्ड और माइनॉरिटी क्लासेस की भी थी, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। और उनमें से एक जो मेनली संस्था बनी इनसे रिलेटेड जो आज आप देखते हो मायावती, सुश्री मायावती जो मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी एक पार्टी है बसपा, बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है बसपा पार्टी, वो यहीं से निकली है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी आई, बहुत सारे वर्कर्स, पीजेंट्स, दलित वो साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, काशीराम राणा इसके अध्यक्ष बने। मार्टिन, और इसका पूरा नाम था ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, बैमसेफ। और बैमसेफ धीरे धीरे, पहले तो एक ये ऑर्गेनाइजेशन था, प्रेशर ग्रुप की तरह लगा लो इसको, एक प्रेशर ग्रुप था, धीरे धीरे के पॉलिटिकल पार्टी बनी। 1984 में बसपा के नाम से, बहुजन समाज पार्टी वादी पार्टी नाम से ये उत्तर प्रदेश में है। बड़ा इसका अच्छा काल रहा है, शासन काल रहा है। उसके बाद जो अगला मूवमेंट था वो फार्मर से रिलेटेड था, भारतीय किसान यूनियन। और भारतीय किसान यूनियन के मूवमेंट आप आज भी देख सकते हो, BKU बोलते हैं इसको। कभी भी जैसे फसलों का भाव नहीं मिलता, गन्ने के पैसे खातों में ट्रांसफ़र नहीं होते किसानों के, तो इस तरह के मूवमेंट जो हैं आप देख सकते हो। और ज़्यादातर ये एक विशेष कास्ट जाट, जो जाट राजपूत जो मेनली खेती से जुड़े हुए लोग हैं, लैंड ओनर हैं, उनसे रिलेटेड है। और पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इनमें इसकी ज़्यादा गहरी पैठ है। ये भी अपने हितों के लिए लड़ते हैं और शायद ये
हमारे एक ओल्डेस्ट प्रेशर ग्रुप्स में से आता है। फार्मर मूवमेंट हैव टेकन प्लेस सिंस, आप एक काम कर सकते हो, अपने इलाके का जो भारतीय किसान यूनियन का नेता रहा है हरियाणा से, आप उसका नाम नोट कर सकते हो। वैसे तो महेंद्र सिंह टिकैत रहे हैं इसके, अब इसके बेटे महेंद्र सिंह टिकैत की डेथ हो चुकी है, वो किसान यूनियन के हेड हैं। फार्मर हरियाणा से घासीराम सिंह जी रहे हैं। फार्मर मूवमेंट हैव बीन टेकन प्लेस सिंस प्रो कॉलोनियल डेज, मतलब जब हम ब्रिटिश के अधीन थे तब से ही ये आंदोलन चला हुआ है। इन 58, 90, 14, अगर आपने 7th 6th की बुक अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, 7th 8th की, उसमें नील विद्रोह और किसानों के बारदोली आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, इस तरह से जो आंदोलन थे बहुत सारे हिस्ट्री में आपने पढ़े हैं, वो हमारे प्रो कॉलोनियल डे में ही थे, मतलब ब्रिटिश मूवमेंट, ब्रिटिश काल में ही थे। किसानों ने न केवल भारत को आज़ाद करवाने के लिए बल्कि अपनी लैंडलॉर्ड से अपनी मुक्ति के लिए भी आंदोलन किए थे। जैसे बारदोली सत्याग्रह आंदोलन था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। ऑल इंडिया किसान सभा ये 1928 में बनी। तेभागा मूवमेंट जो है ये बंगाल में था, क्योंकि 3/3 फसल ली जाती थी किसानों से। मान लो किसी को अगर 50 मन गेहूं होता तो उसका 3/3 17-18 मन गेहूं सरकार के द्वारा टैक्स के रूप में लिया जाता, जिससे किसानों के पास कुछ नहीं बचता था। ये 1946 से 47 की बात है। तेलंगाना मूवमेंट, ये तेलंगाना में के किसान आंदोलन था 1946-47, और ये आप हैदराबाद स्टेट के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो ये इस आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसने राज्यकार जो थे उन्होंने इन पर बहुत सारे अत्याचार किए थे। वर द मेन पॉपुलर पीजेंट मूवमेंट, और ये याद कर लेना, दिस मूवमेंट डिमांडेड लैंड रिफॉर्म्स, और किसान हैं तो वो किससे रिलेटेड, या तो लैंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे कि हमारी ज़मीन जो है हमें मिलनी चाहिए, अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड के पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए, जमींदारी सिस्टम अबलिश किया जाना चाहिए, पब्लिक क्रेडिट सिस्टम का मतलब होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फसल के भाव वगैरह मिलनी चाहिए। ऐसे कानून बने जिससे जो किसानों के हित में हो। इरिगेशन से रिलेटेड, सिंचाई से संबंधित नहरें निकाली जाएं, ये इनकी प्रॉब्लम होती हैं। अब वर्तमान में क्या किसानों की समस्याएं हैं, इस पे भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। एट टाइम दीज मूवमेंट वर इवन वायलेंट, कई बार ये आंदोलन वायलेंट हो जाता है और काफ़ी वायलेंट हो जाता है। पीछे हरियाणा में जाट आरक्षण थे, उसमें भी ज़्यादातर किसान ही थे। उससे पहले चौटाला काल में एक बिजली के बिलों के माफ़ का मुद्दा था, उसमें भी काफ़ी कुछ बसें वगैरह फूंक दी गई थी। फार्मर यूज मेथड लाइक्स ब्लॉकिंग ऑफ रोड्स, और जो किसान है वो ब्लॉकिंग ऑफ रोड्स, रोड को रोकना, रेलवे ट्रैक को रोक देना, रिफ्यूजिंग पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स एंट्री टू विलेज, मना कर देते हैं पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के हमारे गांव में आने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस तरह का विरोध वो करते हैं। वन सच मूवमेंट वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन लेड बाय महेंद्र सिंह टिकैत, एग्रियन स्ट्रगल ऑफ 80s। 1980 में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, और वेल ऑर्गेनाइज, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज होता है। ये वेल ऑर्गेनाइज कैसे होता है, लोगों की इनके साथ सहमति बहुत होती है, एक तो पावरफुल लॉबी होती है इनके पीछे, दूसरे जो इसका जो महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं अजीत सिंह टिकैत, वो इसका नेतृत्व संभाले हुए हैं, और जितने भी आसपास के गांव है ना, उनकी रोटी पानी जो भी उनको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है वहीं डाल देते हैं, क्योंकि किसान होता है ना तो उनको इस तरह की समस्याएं नहीं आती, वो एक दान करता अन्नदाता के रूप में माना जाता है, तो अन्नदाता को कोई भूखा मरने नहीं देगा। आसपास के गांव इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं जब इस तरह के आंदोलन चलते हैं। तो ग्रोथ ऑफ BKU, भारतीय किसान यूनियन की ग्रोथ कैसे हुई। भारतीय किसान यूनियन BKU वाज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट ऑफ अबाउट 20,000 फार्मर इन मेरठ। मेरठ आपको पता है यूपी में है, दिल्ली के 100-150 किलोमीटर दूर है।
दे अपोज द गवर्नमेंट डिसीजन हाइक इलेक्ट्रिसिटी फाइल। और बात कहाँ से शुरू हुई? देखो, मुद्दे बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, फिर एक चिंगारी मिलती है जिससे सारे मुद्दे सिलग उठते हैं और एक आंदोलन का रूप धारण कर लेते हैं। किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन इस चिंगारी में घी का काम किया कि जो किसान ट्यूबवेल वगैरह का यूज़ करता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसे चाहिए होती है, उसके किराए बढ़ा दिए थे, मतलब बिल बढ़ा दिए थे। द फार्मर campaigned for about 3 weeks outside the district collector office until their demand were fulfilled। और 3 हफ्ते से जो फार्मर्स थे वो डिमांड कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में कि आप ये चीज़ें हमारी बात सुनिए, आप इलेक्ट्रिसिटी के दाम कम कीजिए। द फार्मर एजिटेशन वाज वेरी डिसिप्लिन एज दे गोट रेगुलर फूड सप्लाई फ्रॉम द नियर बाई विलेजेस ऑल दोज डे। और इन दिनों उनका डिसिप्लिन था बिल्कुल, और आसपास के गांव के लोग उनका खाना पानी सब कुछ सप्लाई हो रहा था। द मेरठ एजिटेशन वाज परसीव्ड एज ए शो ऑफ रूरल पुअर दैट इज ऑफ कल्टीवेटिंग फार्मर। और ये एक पावर दिखाता था कल्टीवेटिंग पुअर्स फार्मर की कि हम भी पावरफुल हैं और आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। These agitation farmer were mostly member of BKU, farmer organization of Western UP and Haryana, UP and Haryana. The BKU was one of the leading organization in 80s agitation of farmers. इसमें 1960 से ही ये लोग इसका आंदोलन के इस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहे थे। और बहुत जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई, ग्रीन रेवोल्यूशन से इनको बहुत फायदा भी हुआ, ये धनी भी हुए, लेकिन साथ साथ में जो कृषि के जो लागत थी वो बढ़ गई थी। और अगर समय पर वो चीजें ना मिले या दाम अच्छे ना मिले, फसल का रेट टूट जाए तो उनको नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। तो इस वजह से The farmer of Haryana, Punjab and Western UP were benefited in late 1960s from the state's policy of green revolution। 1970 के 60 के दशक में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान बड़े धनवान हो गए, बड़े बेनिफिट हुए। शुगर केन और वीट वहां पैदा होती थी और कैश मिलता था उनको। द कैश क्रॉप मार्केट फेस्ड ए क्राइसिस इन mid-80s ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लेकिन कुछ भारतीय सरकार के द्वारा भारत की इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया आई थी। बाहर से हम चीजें आयात करने लगे थे, तो शुगर केन के प्राइस नहीं मिल रहे थे उनको। तो बीकेयू जो है वो डिमांड कर रही थी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा गेहूं और शुगर केन का रेट है वो ज्यादा किया जाना चाहिए। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटर स्टेट फार्म प्रोडक्ट्स का, मतलब मान लो यूपी में कोई चीज़ पैदा हो रही है और हरियाणा में बिकनी है तो आप उसको खुला छोड़ देना, आप क्यों उस पर टैक्स लगा रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी दी जानी चाहिए ताकि खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पहुंच सके। पेमेंट जो लोन लेते हैं, क्योंकि खेती एक महंगा जुआ हो गई है और लोन के बगैर जो है काम नहीं चलता किसानों का। तो कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है कि जबरदस्ती उनसे लोन भरवाए जाते हैं, जबकि वो इस बात में कई बार क्या होते हैं, फेल होते हैं, वो नहीं कर पाते ऐसा। तो इस वजह से ये सारी चीजें मिलकर उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा रही थी, तो उन्होंने किसान यूनियन आंदोलन शुरू कर दिया। और भी डिमांड थी, जैसे कि सारे देश में हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और बनी भी इस तरह से। जैसे ये मैं कुछ उसका नाम बता देती हूँ, आपको याद कर लेना। जैसे शेतकारी संगठन इन महाराष्ट्र इनफैक्ट डिक्लेयर फार्मर मूवमेंट एज ए वार ऑफ भारत। ठीक है, ये युद्ध है भारत का। उन्होंने शेतकारी जो संगठन था महाराष्ट्र का, उन्होंने तो ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो किसान यूनियन का संघर्ष है वो भारत का संघर्ष है। अगेंस्ट किसके खिलाफ? अर्बन इंडस्ट्रियल, पूंजीपतियों के खिलाफ है जो शहरों में बैठे हुए हैं। देयर वाज ए लॉन्ग डिबेट इन 80s ओवर द थ्रेट एग्रीकल्चर सेक्टर फेस्ड ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन। कई बार जब चेंजेस होते हैं तो उनका खामियाजा समाज के किसी तबके को भुगतना ही पड़ता है। मान लो ऑयल, देखो लिबरलाइजेशन में क्या होता है, हम दूसरों के लिए मार्केट खोल देते हैं विदेशों से।
अगर विदेशों से प्रोडक्ट आता है ना तो भारतीय माल अपने आप सस्ता हो जाएगा, तो वो सारा बोझ किस पर पड़ेगा? किसानों पर पड़ेगा। तो इस वजह से किसान लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया से जो उनको नुकसान हो रहा था उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद ये धनी थे लोग, इसमें कुछ लैंड के मालिक भी थे और हरित क्रांति से इनको नया नया फायदा भी हुआ था। तो ये पॉलिटिकल और एक जाति विशेष जो इनमें शामिल थी वो भी एक पावरफुल जाति मानी जाती है। तो ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग करने में सफल हो ही जाते हैं। मतलब सरकार को इनको अंत में समझौता करना ही पड़ता है, ठीक है। और इसी तरह से भारतीय किसान यूनियन की भी बहुत सारी समस्याओं का हल करने के लिए सरकार आगे आई, लेकिन कई बार ये होता है कि किसान का हालत जो है कभी भी नहीं सुधरती। Just like BKU farmer organization resulted member from those communities which dominate electoral politics at regional level। और किसान यूनियन में काफी वो फार्मर थे जो लोकल पॉलिटिक्स होती है उनमें भी जिनकी जबरदस्त धाक थी, ठीक है। और इस तरह से शेतकारी जो सम एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन शेतकारी संगठन ऑफ महाराष्ट्र एंड रैयता संघ इन कर्नाटक। रैयत, आपने रैयत बाड़ी सुना होगा। इस तरह से और भारत में हरियाणा में पंजाब में तो कम होगा, लेकिन महाराष्ट्र इसमें यूपी में और हरियाणा में किसान यूनियन का काफ़ी दबदबा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।